10 सर्कुलर रोड पटना का वो सरकारी बंगला जिसकी पहचान करीब 20 साल से लालू परिवार के राजनीतिक और सरकारी पते के रूप में रही है। इस बंगले ने चुनाव में आरजेडी की जीत का जश्न देखा है तो हार का सन्नाटा भी। इसने छठ की छटा देखी है तो बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी देखे हैं। लेकिन अब लालू परिवार का पता बदलने जा रहा है। अब राबड़ी आवास के तौर पर आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यहीं ठहरते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक अलग बंगला जरूर है, लेकिन पूरा परिवार जो है यहाँ रहता है। लेकिन अब सरकार जब बड़ी बहुमत से मिली है तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है और 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली करने का आदेश दिया है। नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने नए सिरे से बंगला अलॉट करना शुरू कर दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। आवास जो है वो अब राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी जो है उनको अब मिलने वाला है, तो ये एक नया पता जो है वो राबड़ी देवी का अब हो गया है। पहले 10 सर्कुलर रोड से हट करके अब ये देखिए, और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस 39 सर्कुलर जो हार्डिंग रोड है वो एक नया पता है। आरजेडी के नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ था। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के सरकारी आवास के साथ साथ पूरे लालू परिवार का पता रहा है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते अलग आवास आवंटित है, लेकिन पूरा परिवार 10 सर्कुलर रोड में ही रहता रहा है। लेकिन अब राबड़ी देवी इसी नए पते 39 हार्डिंग रोड से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आइए अब खबर को समझते हैं, और खबर यह है कि राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है और उन्हें दूसरा बंगला भी अलॉट कर दिया गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, राबड़ी देवी का पता बदल गया है। अब तक उनका क्या पता था? 10 सर्कुलर रोड, लेकिन अब जब बदलाव का फैसला हो गया है तो अब उनका जो नया पता है वो 39 हार्डिंग रोड है। अब देखिए, सबसे जरूरी ये जानना है कि राबड़ी देवी का पता बदलना आखिर चर्चा में क्यों है। देखिए, दरअसल राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रही हैं। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड ही उनका सरकारी पता था। तो अब चूंकि 20 साल से लालू परिवार यहां रह रहा है, तो 20 साल बाद आवास खाली करने के नोटिस की वजह से ही चर्चा हो रही है। अब यह समझना जरूरी है कि 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस आखिर क्यों दिया गया है। देखिए, ये भी आपको समझाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का बंगला है 10 सर्कुलर रोड, और राबड़ी देवी अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड उनको आवंटित किया गया है। मंगलवार को ही बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के साथ साथ बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी के लिए भी नए आवास का आवंटन किया। भवन निर्माण विभाग की तरफ से औपचारिक पत्र जारी किया गया और पत्र में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि चूंकि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, इसीलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से हार्डिंग रोड का यह नया बंगला आवंटित किया जा रहा है। अब ये समझिए कि सरकारी आवास किस आधार पर आवंटित होता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 10 सर्कुलर रोड जो है बंगला पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है। नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद जैसे कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे पदों पर चला जाता है, तो उसे उसी पद के अनुसार फिर नया आवास आवंटित किया जाता है और पुराना बंगला जो है उनको खाली करना पड़ जाता है। तो ये है पूरी खबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब बात करेंगे नए गृह मंत्री की। जी हां, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है, गृह विभाग की, और जैसे ही उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, चुन चुन के माफिया का इलाज करने की उन्होंने बात कही है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट बनाया जा रहा है। 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। चुन चुन कर माफिया का होगा इलाज, यह है सरकार का नया अंदाज। बिहार की नई एनडीए सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली।
जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज्यादा ठीक किया जाएगा। माफिया कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में बताया कि बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सभी का चुन चुन कर इलाज किया जाएगा। संपत्ति जब्ती के लिए 400 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें से 2 के लिए कोर्ट से अनुमति भी मिल गई है। वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी बीजेपी को दी है। अब तक लगातार मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग था। बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से सीएम नीतीश को सुशासन बाबू कहा गया। अब जबकि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है, ऐसे में उनके ऊपर कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मंगलवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभाल लिया है और गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने सीधा संदेश दिया है और संदेश ये है कि अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं है। बिहार से माफिया को जाना ही पड़ेगा, उनको भागना ही पड़ेगा और चुन चुन करके माफियाओं का इलाज होगा, ऐसा सम्राट चौधरी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और 400 लोगों को चिन्हित किया गया है। कोर्ट के आदेश पर संपत्ति जब्त होगी। और ऐसे में आइए ये समझिए कि कानून व्यवस्था के लिए क्या क्या आखिर होने वाला है, यानी कि क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो आपको बताते चलें कि हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट होगी और यही नहीं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर जिले में यूनिट तैयार की जा रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया जाएगा और इसके साथ साथ जेल को पूरी तरीके से निगरानी में रखा जाएगा। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर गाली देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और आपको बता दें, सम्राट चौधरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहली बार बीजेपी के पास ये गृह विभाग है और पहली बार बीजेपी का कोई नेता जो है गृह मंत्री बना है। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है और सम्राट चौधरी जो है वो खुद को साबित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जोर लगा देंगे तो कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की दिशा में काम करने की वो कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर होगी तो उद्योगपतियों का विश्वास बढ़ेगा। राज्य में बिहार में बड़े बड़े उद्योग लग पाएंगे और उद्योग लगने से रोजगार का सृजन भी होगा। और इससे क्या होगा, बिहार में रोजगार मिलने से पलायन रुकेगा, यहाँ के जो लोग हैं वो यही रहेंगे। और इससे क्या कुछ फायदा होगा उसके बारे में अगर आपको बताएं तो ऐसा अगर हो गया तो देखिए क्या फायदा होने वाला है। बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अगर सम्राट चौधरी बतौर गृह मंत्री अगर ये सारे काम करने में सक्षम होते हैं, सभी काम बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा तो बीजेपी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और बीजेपी मजबूत होती चली जाएगी। ऐसा हुआ तो सम्राट चौधरी का कद भी बहुत बढ़ जाएगा। हम लोग इसकी बात बार बार कर रहे हैं कि अगर ये बदलाव जो सम्राट चौधरी सोच रहे हैं बतौर गृह मंत्री तो काफी कुछ अच्छा राज्य के लिए होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में देखिए, नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगों का जाल बिछाएगी। बिहार पूर्वी भारत में निवेश का हब बन जाएगा और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है। बंद पड़ी हुई चीनी मिलों को शुरू करने के साथ ही नई चीनी मिल भी शुरू की जाएगी। नीतीश की नई सरकार बिहार को एक नई रफ्तार देने के लिए एक्शन में आ गई है। पहले ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और फोकस में रहा उद्योग धंधा और रोजगार। इन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए कैबिनेट में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है, जो निवेश, उद्योग और रोजगार के मॉडल पर अपनी रिपोर्ट देगी। कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है।
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बदलते बिहार के विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बिहार को ग्लोबल वर्क प्ले बनाया जाएगा और इसके लिए बिहार सरकार ने प्रयास तेज भी कर दिए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बिहार में उद्योग के विस्तार पर चर्चा की। इन कोशिशों को विपक्ष इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार दे रहा है। 20 वर्षों में जिस सरकार ने चीनी मिल और बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किए हों, फिर से नई सरकार बनने के बाद सब बात दिखाने का काम किया है, लोगों के बीच भ्रम जाल फैलाने का काम किया है। तो एनडीए नेताओं का कहना है कि ये सरकार की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। बिहार के औद्योगिक क्रांति को गति देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारा लक्ष्य है कि बिहार को निवेश हब बनाया जाए, जहां हर वर्ग के लोग उद्यमिता से जुड़ सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकें। नई सरकार के इन बड़े ऐलानों से बिहार वासियों को अब उम्मीद की किरण दिखाई दी है। अब सबकी नजर अगले 5 साल पर है। देखना होगा जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार है, सरकार बन चुकी है और इसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है और फैसले भी उसमें लिए जा चुके हैं, कई बड़े फैसले, जिसमें से नौकरी और रोजगार को लेकर के बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इसे पूरा करने की कोशिश नीतीश सरकार करेगी। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है, ये भी पूरा करने की कोशिश नीतीश सरकार करेगी इन 5 सालों में। और बिहार में न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का भी लक्ष्य है। बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब बनाएंगे। और इतना ही नहीं, बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। जो बंद पड़ी हुई चीनी मिल है, जिसको लेकर काफी विवाद भी होता है, वो चीनी मिल बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उसको शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना होगी, टेक्नोलॉजी हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। और यही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम भी होगा। तो पहली कैबिनेट में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर ये जो फैसले लिए गए हैं इस पर काम हुआ तो वाकई जो बिहार है उसके विकास में रफ्तार आएगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कई सदियों के बाद आज हर सनातनी का सपना पूरा हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। 7,000 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी ने पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे और इस ऐतिहासिक पल में राम मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर सनातनी ने सपना संजोया था। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस पल का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों सालों की तपस्या रही। राम मंदिर के पूरा होने के बाद ध्वजारोहण की बारी आई। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में पूजा के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सूर्य पताका लहराया और इसी के साथ मंदिर के पूरा होने का संदेश दिया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। जैसे जैसे धर्म ध्वजा को ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते जा रहे थे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और इस तरह हर सनातनी का सपना साकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 अयोध्या।
तो आइए अब हम लोग सबसे पहले धर्म ध्वजा को समझते हैं, समझना जरूरी भी है। देखिए, धर्म ध्वजा जो है वो मंदिर के शिखर पर फहराया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, और जिसका सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व है। देव दर्शन का पुण्य फल दिलाती है धर्म ध्वजा। और अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने का कितना महत्व है, आइए वो भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि सनातन परंपरा में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग धर्म ध्वजा है। तो भगवान गणेश के लिए अगर हम लोग बात करें तो भगवान गणेश के लिए जो धर्म ध्वजा है उसका रंग सफेद होता है, और उस धर्म ध्वजा पर गणेश जी के वाहन मूषक का चिन्ह बना होता है। इसके बाद भगवान शिव की अगर हम लोग बात करें तो भगवान शिव के लिए शिव के मंदिर के धर्म ध्वजा का रंग भी सफेद ही होता है, और उस पर शिव जी की सवारी बैल की तस्वीर भी मौजूद रहती है। हनुमान जी की बात करते हैं। हनुमान जी के मंदिर के धर्म ध्वजा के बारे में अगर आपको बताएं तो ज्यादातर लोग इसके बारे में शायद जानते भी हों, लेकिन केसरिया जो ध्वज है, केसरिया रंग का ध्वज जिसमें गदा लिए हुए हनुमान जी की तस्वीर होती है, आपने कई बार इसको देखा भी होगा। वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर आपने देखा होगा अर्धचंद्र ध्वजा फहराई जाती है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, अब जब आप देखें तो नोटिस जरूर कीजिएगा। जगन्नाथ के मंदिर पर, भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर अर्धचंद्र ध्वजा फहराई जाती है। अब आइए अयोध्या के बारे में बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के धर्म ध्वजा के बारे में जानते हैं तो ये समकोण त्रिभुजाकार है। इस पर सूर्य का तेज, ओम का चिन्ह और कोविदार वृक्ष अंकित है। इसे भी आप नोटिस जरूर कीजिएगा। जिसकी लंबाई 20 फीट है और ऊंचाई इसकी 10 फीट है। वहीं ध्वज स्तंभ जो है वो 42 फीट की है। राम मंदिर का शिखर जो है वो 161 फीट की है। और इसके महत्व को जानने के पहले कुछ और जानकारी आप समझ लीजिए। पैराशूट नायलॉन कपड़े से ये जो धर्म ध्वजा है उसको बनाया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा से भी इस ध्वजा को नुकसान नहीं होगा, और डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर से इसे बनाया गया है ताकि तापमान में अगर बदलाव हो तो उसका असर भी काफी कम होगा। ध्वज स्तंभ की बात करें तो ध्वज स्तंभ 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर पर रखा है, जिससे हवा का रुख बदलने पर आसानी से वो घूम जाएगा। और आपको बताते चलें कि ये जो इसकी खूबियां हैं वो काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि इससे तापमान से भी नुकसान नहीं होगा, तेज हवा से भी नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने देखिए धर्म ध्वजा का अर्थ बताया है, तो आइए उसको भी समझते हैं। ये ध्वज संकल्प है राम मंदिर निर्माण का दृढ़ निश्चय पूरा होने का। ये ध्वज सफलता है संघर्षों के बाद मिली विजय का। ये धर्म ध्वजा संघर्ष से सृजन की गाथा है, जो 500 साल के बाद, सदियों की प्रतीक्षा के बाद सपना साकार हुआ है। संतों की साधना, समाज की सहभागिता की वजह से सामूहिक प्रयास का प्रतीक माना जा रहा है ये धर्म ध्वजा। और ये धर्म ध्वजा प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करता है। धर्म, सत्य और मर्यादा का संदेश भी देता है। सत्यमेव जयते का वाहन करता है ये धर्म ध्वजा, जो सत्य की विजय का उद्घोष है। सत्य एक पद यानी ब्रह्म का स्वरूप सत्य में प्रतिष्ठित है ये धर्म ध्वजा। प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी ये धर्म ध्वजा वचन पालन की प्रेरणा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मतलब ये कि कर्तव्य और कर्म की प्रधानता का प्रतीक है ये ध्वजा। भेदभाव, परेशानी से मुक्ति की कामना, समाज में शांति और सुख का प्रतीक। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, गरीबी और दुख से मुक्त समाज का संकल्प। दूर से रामलला की जन्मभूमि के दर्शन, और मंदिर ना आने वाले, जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, मंदिर ना आ पाने वालों को भी पुण्य का अवसर है ये ध्वजा। चलिए इसी के साथ आज के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।